जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है हर स्टूडेंट के लिए, बिकॉज हर स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लाइफ में कोई ना कोई ऐसा एग्जाम डेफिनेटली देता है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम हो। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि स्टूडेंट को ये चीज पता हो कि इस तरह के एग्जाम्स को किस सही स्ट्रेटेजी के साथ अटेम्प्ट करना चाहिए फॉर मैक्सिमम आउटपुट। इसके अलावा क्या एक सही अप्रोच होनी चाहिए उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जिनमें आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है कि सही ऑप्शन क्या है। सारी की सारी चीज़ें जो कि एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सो कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं। देखो, जब भी आपको कोई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यूनिफॉर्म है, सेक्शंस कोई डिफाइंड नहीं है, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्रीलिम्स एग्जाम। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर अलग अलग सेक्शंस डिफाइंड है, जैसे अगर इंग्लिश का सेक्शन है तो उसके नीचे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, फिर मैथमेटिक्स के अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो ये वेरी करता है फ्रॉम एग्जाम टू एग्जाम। अगर तो सेक्शंस डिफाइंड है तो उस केस में तो आप ये चीज देख सकते हो कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, पहले मुझे इंग्लिश अटेम्प्ट करना है या मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करना है। अगर यूनिफॉर्म है तो बेस्ट थिंग यही रहती है कि आप पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करो। जैसे यूपीएससी का सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम्स होता है तो आप पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करो तो बेस्ट रहता है। तो हम सीक्वेंस में ही चलेंगे। तो जैसे आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने स्टार्ट किए, मान लो आपने पहले 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और 10 में से आपको अराउंड 5 क्वेश्चंस श्योरिटी के साथ आते थे कि ये तो मुझे पता ही है, इनका आंसर मैंने बिल्कुल श्योरिटी के साथ सही किया, तो ये तो आप 7 के साथ अटेम्प्ट कर दो। अब मान लो 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके रिगार्डिंग आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अगेंस्ट क्वेश्चन पेपर में क्रॉस का मार्क लगा दो, या अगर ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो तो कोई एक स्पेसिफिक मार्क लगा दो। ऑप्शन डेफिनेटली होती है जब आप ऑनलाइन एग्जाम भी देते हो कि ठीक है, इनके रिगार्डिंग मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं टोटली ब्लैंक हूं इनके रिगार्डिंग। और जो आपने अटेम्प्ट कर दिए क्वेश्चन पेपर के अंदर उनको टिक कर दो। और अदरवाइज ऑनलाइन है तो डेफिनेटली वो अलग से एक शो ही करता है आपको कि आपने ये अटेम्प्ट कर दिए हैं। और 3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनके रिगार्डिंग आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, एक वेग सा आइडिया है या आपको 50-50% है 2 ऑप्शंस के बीच में। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिन पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा कोई फैक्ट को रिकॉल करने में या कंफ्यूजन को दूर करने में, या इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको पता है मैं कर सकता हूं बट ये बहुत लेंथी क्वेश्चन होगा। अगर मैं ये क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करूंगा दैट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस कि उनका टाइम जितना लगेगा उसके बराबर है। तो मैं देखूंगा कि ठीक है, अगर टाइम बचता है तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन करूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सर्कल कर सकते हो, अलग मार्क दे सकते हो कि ठीक है, इन क्वेश्चंस को मैं बाद में देखूंगा। तो 3 कैटेगरीज आपने डिफाइन करनी है, ये आप साथ के साथ कर रहे हो और बाकी 2 जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम को अटेम्प्ट करते हुए आपको एक चीज का अच्छे से ध्यान रखना है, एक माइंडसेट बना के रखना है। और ये माइंडसेट आपने अपने मॉक टेस्ट से ही बनाना स्टार्ट कर देना है, ये नहीं है डायरेक्टली कि सीधा जो मेन एग्जाम है उसमें जाके बनाएंगे। ये माइंडसेट ये है कि जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, मान लो आपने 5 क्वेश्चंस पिछले अटेम्प्ट किए और 5 के 5 आपको आते थे श्योरिटी के साथ और उनके ऑप्शन कोइंसिडेंटली मान लो सी ऑप्शन था। अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे ये चीज हावी हो सकती है कि सी ऑप्शन बहुत बार आ रहा है। अब जब आप अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हो, मान लो उसका भी ऑप्शन आपके हिसाब से सी बन रहा हो, तो ऐसे केस में आप कई बार खुद पे ही डाउट करने लग जाते हो, चाहे आपके बेसिक स्ट्रांग हो, चाहे सब कुछ आपको कॉन्फिडेंस हो उस क्वेश्चन के ऊपर, बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग जाता है यार इतने सारे सी कैसे हो सकते हैं, कहीं मैंने पिछले क्वेश्चन में तो नहीं गड़बड़ कर दी। तो ऐसे केस में आप कई बार पिछले क्वेश्चन को भी रीचेक करने लग जाते हो, वो टाइम वेस्टेज है, जबकि आपने जब उसको अटेम्प्ट किया तो पूरी श्योरिटी के साथ किया। तो आपको एक माइंडसेट ये बना के रखना है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको उस क्वेश्चन को बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन कंसीडर करना है, जिसका पिछले जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उससे कुछ लेना देना नहीं है, या आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं है। बिल्कुल उसको फ्रेश क्वेश्चन कंसीडर करो, अपने बेसिक्स को यूज करो, फिर उसको अटेम्प्ट करो। चाहे सेम ही ऑप्शन मल्टीपल टाइम आ रहा हो, कोई चक्कर नहीं है, बट आपने स्टिक रहना है इस स्ट्रेटेजी के साथ, इस माइंडसेट के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट है, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। कई बच्चे इसकी वजह से मार खा जाते हैं, अच्छे बच्चे जिनकी अच्छी प्रिपरेशन होती है वो भी कई बार इस वजह से मार खा जाते हैं, और कई बार एग्जाम भी इसी तरह से सेट किया होता है मे बी ये चीज चेक करने के लिए। सो आपको एक ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि काफी स्टूडेंट्स को पता भी होती है, कोचिंग सेंटर्स पे भी बताते हैं, वो है कि जब आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो एलिमिनेशन मेथड हमेशा ध्यान में रखना है।
हर क्वेश्चन में नहीं यूज होगा बट कई क्वेश्चन में होगा। हम एज्यूम कर लेते हैं कि किसी एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, 4 फैक्ट्स दे रखे हैं अलग अलग। अब आपको ये क्वेश्चन आपने पढ़ा तो ये क्वेश्चन इस टाइप का है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं। अब आप ऑप्शंस जो आपके सामने हैं वो इस तरह से हैं 1, 2 एंड 3, बी ऑप्शन है 1, 3 एंड 4, सी ऑप्शन है 1 एंड 4, डी ऑप्शन है 2 एंड 3। अब आपने जब स्टेटमेंट पढ़ी चारों स्टेटमेंट्स तो आपको आइडिया था सिर्फ 1 और 2 के रिगार्डिंग। आपको स्टेटमेंट पढ़ के पता चल गया बिल्कुल श्योरिटी के साथ कि 1 और 2 तो बिल्कुल सही है। 3 और 4 स्टेटमेंट आपने पढ़ी, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये तो मुझे पता ही नहीं। अब कई स्टूडेंट्स बहुत जल्दबाजी में जो हरी में रहते हैं वो क्या करते हैं कि ठीक है आता ही नहीं क्वेश्चन, 3 और 4 के रिगार्डिंग तो आइडिया नहीं, आगे चलो। एक बार ऑप्शंस तो देख लो। ऐसे क्वेश्चंस में कई बार एलिमिनेशन मेथड काम आ जाता है। कई बार स्टेटमेंट्स जानबूझ के इस तरह की दे रखी होती हैं जिनके रिगार्डिंग आपको बिल्कुल भी आइडिया ना ही हो, उनको पता हो, एग्जामिनर को पता होता है कि इसके रिगार्डिंग आइडिया नहीं होगा, बट स्टिल एलिमिनेशन मेथड उन क्वेश्चंस में यूज हो जाता है। कैसे? मान लो 1 और 2 आपको पता था पक्का करेक्ट है। अब आप ऑप्शंस देखो कि ऐसी ऑप्शंस कौन कौन सी हैं जिनमें 1 और 2 करेक्ट लिखी हैं। फर्स्ट में लिखी है, सेकंड में है नहीं, सिर्फ 1, 3, 4 है, 2 गायब है, तो आप ये कह सकते हो ये तो हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पे 2 गायब है, ये भी एलिमिनेट होगी। अब यहाँ पे 1 गायब है तो ये भी एलिमिनेट होगी, तो आंसर ऑटोमेटिकली ए रह गया। और मान लो आपको इस तरह से लगता है कि एक ऑप्शन ये भी हो सकती है 1, 2 एंड 4, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सर्कल करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट होगी। हम बाद में देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है, आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा सेशन के एंड पार्ट में। तो एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस थे और मैं ये मान के चल रहा हूँ इस स्ट्रेटेजी में अभी कि नेगेटिव मार्किंग है। अभी मैं आगे ये भी डिस्कस करूंगा अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें किस माइंडसेट से अटेम्प्ट करना है उसको। अब जब नेगेटिव मार्किंग है तो आपने जब 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो मैं कहता हूं कि ट्राई किए तो उसमें से मान लो 60 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके रिगार्डिंग आपको अपनी तरफ से पूरी श्योरिटी थी। सिली मिस्टेक हो सकती है अनडाउटेडली, बट आपने अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर दिए बिल्कुल करेक्टली। अब 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके रिगार्डिंग आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके रिगार्डिंग आपको 50% है या कुछ रिकॉल करना चाहते हो, या ऐसे क्वेश्चन है जिनमें अभी टाइम लगेगा। तो जब आपने एक बार पूरा पेपर देख लिया और ये स्टेटस है अब आपका, तो उसके बाद जो हमारा माइंडसेट या स्ट्रेटेजी रहेगी उसके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट पिछले 5 साल के आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो। उससे ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 3 से 5 साल के तो डेफिनेटली करने ही करने हैं। उसके अलावा आपको पिछले 3 से 5 साल के जो आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किए हैं उनकी आपके कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई थी उसका भी आइडिया होना चाहिए, सो डैट आपके माइंड में एक हल्की सी एक रफ पिक्चर डेफिनेटली हो कि जब इस डिफिकल्टी लेवल का पेपर आया है तो इसके अराउंड कहीं कट ऑफ है। ऑल्दो इस चीज से हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं अपने पेपर के रिगार्डिंग, ना हम कुछ जनरलाइज कर सकते हैं, बट एक रफ सा आइडिया आपको डेफिनेटली होना चाहिए। उस रफ आइडिया से आप एटलीस्ट अपने लिए एक सेफ जोन डिफाइन कर सकते हो कि ठीक है मेरी कैटेगरी के अंदर ये एक सेफ जोन है कि इतने में अगर सिक्योर कर लूंगा तो मैं ऑलमोस्ट कट ऑफ को तो पार कर ही जाऊंगा। तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि जब आपने अभी 100 क्वेश्चन एक बार देखे, ट्राई किए, आपका स्टेटस ये है कि 60 के रिगार्डिंग आपको श्योरिटी है कि मैंने सही अटेम्प्ट कर दिए हैं। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का था, तो 200 मार्क्स का ये पेपर है, तो आपने अपने हिसाब से 120 का सही कर दिया। तो फिर भी हम सिली मिस्टेक्स वाला एक पॉइंट कंसिडर करके मान लेते हैं कि इसमें से आपके 110 के आसपास आ जाएंगे, प्रोवाइडेड आपने बहुत श्योरिटी के साथ की हैं। अब आपके हिसाब से जो आपने एनालिसिस किया और जब ये वाला आपने पेपर अटेम्प्ट किया अभी तक, आपको एक जो सीरियस स्टूडेंट होता है ना उसको आइडिया हो जाता है पेपर को अटेम्प्ट करके कि ये पेपर किस लेवल का है, ये डिफिकल्ट है या मीडियम लेवल का है या इजी है। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक पिक्चर आ जाएगी कि हाँ ये जोन जो है मेरे लिए सेफ जोन है। आपको थोड़ा सा आइडिया मान लो ये लगता है कि 125 से ऊपर जो है वो मेरा सेफ जोन है, तो यहाँ 60 अटेम्प्ट करके आप कहीं ना कहीं खुद को इनसिक्योर सा फील करोगे कि पक्का नहीं है कि अभी मैं सेफ जोन में हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे एटलीस्ट 15 नंबर का और करेक्ट अटेम्प्ट करना ही होगा। अब डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग है तो आप इन क्वेश्चंस की तरफ तो देखोगे नहीं, इन्हीं को उठाओगे। अब इन क्वेश्चंस में से आपको थोड़ा फर्दर फिल्टर आउट करना पड़ेगा, एक बार इनको दोबारा गो थ्रू आपको करना पड़ेगा। तो
आप जब फिल्टर आउट करोगे इनमें से रफली हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऑल्दो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के आप इस तरह से एनालिसिस करो कि इनमें से मैं कितने अटेम्प्ट करूं, मेरे इतने सही हो जाए इतने गलत, मतलब मैं रफ आपको एग्जांपल दे रहा हूं सो दैट आपको पता हो कि इनको जब आप फर्दर फिल्टर आउट करोगे तो मान लो 15 हमने और फिल्टर आउट करा कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको अगर मैं अब अटेम्प्ट करूंगा तो प्रोबेबिलिटी है कि ये मेरे काफी हद तक सही हो जाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में से मान लो आपके 9 सही हो गए और 6 गलत भी हो गए, तो ऐसे केस में जो आपके जो मार्क्स हैं वो कहीं लगभग 16 के आसपास हो जाएंगे, प्रोवाइडेड मैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग मान के चल रहा हूँ कि 9 × 2 18 हो जाएगा, माइनस ये आपकी 2 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप एक सेफ जोन में आ जाओगे। तो आप ये चीज जो है अभी बताने में आपको लगता होगा ऐसे कैसे पॉसिबल है, हम कैसे आइडिया लगा लेंगे, हमारे दिमाग में कंप्यूटर थोड़ी ना, ये चीज प्रैक्टिस से आती है। मॉक टेस्ट सीरीज जो हम देते हैं उनमें जब हम ये चीजों की प्रैक्टिस करेंगे वो चीज हमारे काम आएगी डेफिनेटली जब हम अपना मेन एग्जाम देंगे। यही चीजें हमने सीखनी होती है मॉक टेस्ट सीरीज में, और कुछ नहीं होता। नॉलेज आपके पास है, हमने जो मॉक टेस्ट सीरीज में जो चीजें इंप्लीमेंट करनी है वो ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है। अब कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जिसने सिर्फ 45 ही सही अटेम्प्ट कर रखे हो, उसको लगे कि 45 के रिगार्डिंग ही मुझे श्योरिटी। अब ऐसे केस में उसका स्कोर तो अभी 90 के आसपास ही बढ़ रहा है, वो तो बहुत पीछे इस रेंज से। तो ऐसे केस में उसको बहुत ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वो एक पूरे खतरनाक वाले जोन में बैठा हुआ, डेंजरस जोन में बैठा है जहां उसको पता है मेरी कट ऑफ नहीं क्लियर होनी है। तो डेफिनेटली उसको इन क्वेश्चंस में रिस्क लेना ही पड़ेगा। और कई ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनके इन क्वेश्चंस में रिस्क लेने के बाद भी बात ना बने, फिर उनको इन क्वेश्चंस पे भी जाना पड़े जिनके रिगार्डिंग उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। या हम वो वाला केस भी कंसिडर कर लेते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ना बेवकूफ़ी है, क्योंकि उस केस में तो हमें पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आने, चाहे हमें कोई क्वेश्चन आता भी ना हो। तो ऐसे केस में भी आपको पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए जिनके रिगार्डिंग आपको फुल श्योरिटी है, ताकि उससे आपको ये थोड़ा ट्रेंड का आइडिया मिल जाए कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में जो मैं अभी पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूं इसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस ऑप्शन के करेक्ट होने की है। अगर मैंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपने एक ट्रेंड देखा कि जो सी ऑप्शन है उसके जो करेक्ट होने के चांसेस हैं मुझे 40% 50% तक लग रहे हैं, तो जिन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना, बिल्कुल ब्लैंक हो, तो उनमें वो ऑप्शन मार्क कराओ, क्योंकि आपका उनमें कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं अटेम्प्ट करके। तो फायदा ये जरूर हो सकता है कि अगर वो ट्रेंड कहीं ना कहीं फॉलो हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी है कि उसमें आपके जो करेक्ट क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा हों। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, ये कोई इस तरह की कोई चीज है कि हाँ आप एक जनरलाइज चीज बोल सकते हो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, कोई जनरलाइज नहीं कर सकता इस चीज को। बट उस एग्जाम का पैटर्न हम जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपने ये स्ट्रेटेजी पकड़ी ना इस टाइप के एग्जाम में जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कि सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट साथ साथ करी जा रहे हो इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपको आता या नहीं आता, उस केस में आप ये ट्रेंड नहीं एनालाइज कर पाओगे जो कि आप अपने करेक्ट क्वेश्चंस को देख के एनालाइज कर पाओगे कि ऑप्शन का ट्रेंड क्या है। इनको जब अलग से अटेम्प्ट करोगे ना फिर आपको ट्रेंड समझ आएगा कि इस एग्जाम में मुझे इस ऑप्शन का ट्रेंड ज्यादा लग रहा है, तो वो क्वेश्चन जिनके रिगार्डिंग मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है उनमें मैं यही ऑप्शन मार्क कराता हूं। बट यस, जो ऐसे क्वेश्चन जिनके रिगार्डिंग आपको 50% आइडिया है उनमें ये गलती नहीं करनी है कि आप उनमें ब्लाइंडली यही ऑप्शन मार्क करके आओ। उनमें आप ये तो कर सकते हो कि 2 ऑप्शन में अगर कंफ्यूजन है और उनमें से एक ऑप्शन वो है जिसका ट्रेंड आपको ज्यादा लग रहा है, फिर वो आप कर दो। बट ये क्वेश्चंस वैसे हैं जिनमें आपको कहीं ना कहीं कुछ आइडिया था, तो ब्लाइंड मत हो जाओ, थोड़ा दिमाग यूज करो, कई बार हमें बाद में रिकॉल हो जाता है। सो इस तरह से जब आप अपनी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करोगे किसी भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में, तो आप अपना मैक्सिमम आउटपुट देके आओगे। इससे आप ये चीज इंश्योर कर पाओगे कि आपने जो मेहनत की उससे रिलेटेड आपने अपना एक मैक्सिमम आउटपुट दिया इस एग्जाम के अंदर। इस स्ट्रेटेजी का अगर आपने कोई भी पॉइंट मिस किया तो आप एग्जाम डे पे अपने 100% आउटपुट से शॉर्टफॉल करोगे ही करोगे। सो दोस्तों, किसी भी एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही नहीं करनी है आपको। मेहनत जरूरी है, इंटेग्रल पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का, बट अकेला उससे काम नहीं चलेगा। एग्जाम डे पे भी आपको एक सही स्ट्रेटेजी से एक स्मार्ट वर्क करना है, सही स्ट्रेटेजी के साथ अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। जब आपकी मेहनत और आपकी सही स्ट्रेटेजी के साथ एक स्मार्ट वर्क मिलेगा तब जाके आप किसी भी एग्जाम में एक टॉपर बनोगे। जय हिंद।